मुल्क भर में भी बरसात जारी है, उसके भी अपने असरात अपनी जगह पे मौजूद हैं। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर वक्फे वक्फे से कभी बारिश हो या ना हो, लेकिन मौसम सर्द और गर्म रहता ही है। और ऐसा सियासी एतबार से जो वहाँ पर इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में जो इक़दामात उठाए जा रहे होते हैं या फिर जो प्लान किए जा रहे होते हैं, उसके पेश नज़र होता है। अभी क्या हो रहा है? जाहिर है कि इस वक्त काफ़ी इत्तेहादों पर बात हो रही है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बात हो रही है। वो जमात जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने जा रही है, उसके अंदर आने वाले इख्तलाफात पर बात हो रही है। जलसा करने ना करने पर बात हो रही है। जलसा बुला के लोगों को बुलाकर फिर जलसे को मनसूख करने के मामले पर भी बात हो रही है। फिर कई लोगों को उस पर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। फिर जो दो पार्टियां आपस में, मौलाना साहब और पीटीआई मिलकर एक प्रोटेस्ट और एक तहरीक चलाने जा रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो भी अब मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है और मौलाना साहब की भी मुलाकातें हो रही हैं। तो ये मामला तो अपनी जगह है। अगर दूसरी जानिब हुकूमती मामलात को देखें तो अदलिया के साथ क्या मुहाज़ाराई का मामला है या नहीं, इस पर भी बात करना होगी। लेकिन हो क्या रहा है? आपके इल्म में है कि अभी एक नया बयान सामने आया है, एक नई तैयारी हो रही है, एक नया बिल सामने लाने की कोशिश की जा रही है, और वो है जजेस की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज साहिबान की तादाद है 17 बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस तादाद को बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है कि यह तादाद बढ़ाकर 23 की जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब शामिल होंगे। अब इस मामले पर जो दूसरी जमातें हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो कहती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर मनपसंद फैसले कराने के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो फैसले आ चुके हैं मखसूस नशस्तों से मुतालिक, उनके अंदर अददी बरतरी हासिल करने के लिए इन केस के अगर नजरसानी का मामला जाता है तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। एक तो चीज़ अपनी जगह। दूसरा ये है कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि भाई हमारा मामला ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत में कुछ तोसी या उसमें तरमीम नहीं करनी। ये एक बेसिक सा मामला है, क्योंकि कई केसेस, ये बात तो आपके इल्म में है कि अगर हम मुल्क की लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मुतालिक ये बताया गया था, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 22 लाख के करीब केसेस पेंडिंग है, जिनमें से तकरीबन अगर बात की जाए 80% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो लोअर जुडिशरी में और बाकी अपर जुडिशरी में हैं। तो ऐसे में जज साहिबान की तादाद में कमी से मुतालिक अक्सर हम बात करते हैं, और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो एडहॉक जजेस का मामला आया था कि जनाब एडहॉक जजेस बनाया जाए, और हम उस पर सवाल उठा रहे थे कि भाई जो साहब इतने अरसे इंसाफ करने के बाद अपने ओहदे से रिटायर हो चुके हैं, फिर उनको दोबारा से लाया जाए और उनको दोबारा से एक जूनियर जज के तौर पर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किया जाए। फिर 1 साल की मियाद होती थी, उसको 3 साल किया जाए। तो क्या ही बेहतर होता कि जो हाई कोर्ट्स में जजेस हैं उनको मौका दिया जाए, या फिर वो लॉयर्स जिनकी तकरीबन प्रैक्टिस करते हुए 15 साल का अरसा हो चुका है और वो दे आर कॉम्पिटेंट इनफ, तो उनको मौका दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खिदमत अंजाम देने का, या जो वॉइड है या जज साहिबान की तादाद में कमी है उसको इस तरह से पूरा किया जाए। लेकिन बहरहाल अब ये फैसला किया गया, और जाहिर है ये भी एक मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चूंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं, साइबर क्राइम से मुताल्लिक हैं, बाकी दीगर चीज़ों से मुताल्लिक हैं, तो उसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो अगर हुकूमत इस बिना पर यह फैसला करने जा रही है तो ये तो खुशाइंद इसको करार दिया जा सकता है। लेकिन क्या अपोजिशन के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर ज़ाहिर है कि बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए अब जो फार्मूला रहा है कि सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो चीफ जस्टिस बनते हैं। तो इस बार जो ज़ाहिर है कि सीनियर मोस्ट जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ओहदे की मियाद पूरी हो रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन रहे थे तो जून में ही इस मामले पर ऐलान कर दिया गया था। इस बार ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है? जाहिर है कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्होंने ही चीफ जस्टिस बनना है, तो इस मामले पर कंसर्न कैसा? तो बहरहाल जरा इस पर बात कर लेते हैं। दानियाल चौधरी साहब जो कि एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर इसको सामने ले आ रहे हैं, उन्होंने इस मामले पर अपना क्या मौक़िफ़ रखा है, पहले आपको वो दिखाते हैं। आज की ये बिल है कि बेसिकली उस बैकलॉग के लिए है कि जो आपके जो बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में, जहां अभी तक 10-12 साल से ज्यादा हो गए केसेस जो अभी तक
अपील पेंडिंग में पड़ी है टू एड्रेस दैट कि आपके तकरीबन जो इसके जजेस की क्वांटिटी है वो 20 हो जाए और आपके जो लोगों के इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाए और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो स्मूथली से आगे चले। बिल में दानियाल साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र में तरमीम के हवाले से कोई बात है? नहीं जी, उसमें नहीं है। अच्छा जी, अब इस पर यह मामला तो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो एक वक्त में तहरीक इंसाफ एक मुजाहमती तहरीक के तौर पर सामने आ रही थी कि जी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे, लेकिन अब उन्हें मुश्किलात का सामना है और उस कंसर्न्स को दूर कर रहे हैं उन्हीं के जमात के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब। क्या मौक़िफ़ रखते हैं, आपको पहले ज़रा वो दिखाते हैं। जहां तक पार्टी टूटने का वो जिक्र कर रहे, इन लोगों के खामख्याली, अगर पार्टी टूटी तो फरवरी से पहले टूटती, फरवरी के बाद टूटती, जो लोग करते। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जो क़ियादत है, उसकी क़ियादत में सारी पार्टी मुतहद है। हमारे सारे एमएनएज़ ने अपने सर्टिफिकेट फाइल किए हैं, सारे एमपीएज़ ने सर्टिफिकेट फाइल किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसकी लाइट में, और ये इस बात का सबूत है कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खान साहब की क़ियादत में मुतहद है और चलेंगे इंशाअल्लाह ताला और मजबूत हो। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब तलाल चौधरी साहब इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो भी जरा आपको सुनवा देते हैं। ये जो कहते हैं तहरीक चलाएंगे, ये तहरीक एनआरओ लेने के लिए, इमरान खान को सजाओं से बचाने के लिए, केपीके की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी की गई करप्शन को छुपाने के लिए, ये सारे का सारी वो बुनियाद है और इनके अंदर तकसीम पैसों की बंदर बांट पे है। ये जो तहरीक एनआरओ और अपने किए गए गुनाह माफ करवा कर किसी के कंधे पे बैठकर इख्तिदार तक पहुंचने वाली जमात है, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, अब जरा इस मामले पर हम बात कर लेते हैं। ये तो प्रोग्राम का पहला हिस्सा होगा, ज़ाहिर है मेहमानों का आपसे तारुफ करवाए देते हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में हम जाके जो ताजिर दोस्त स्कीम है उसके ऊपर जो एहतजाज चलता रहा मुल्कीर, उस पर भी बात करेंगे। तो मेहमान इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन है वो उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक हैं, हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अकील मलिक साहब। और इसके साथ साथ सेनेटर ज़रक़ा तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा अकील मलिक साहब, सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि ये बेसिकली जो कानून साजी है इसका फैसला किया गया है, और जाहिर है कि ये सोच समझ कर फैसला किया गया होगा। हर चीज़ की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जजेस की तादाद में कमी थी, लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने भी इस हवाले से बताया, एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत थी जो कि मुताल्लिका मामलात को देख सकें। तो इसके लिए क्या प्लानिंग आपकी जानिब से की गई है अब तक? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हुकूमती मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा कि हुकूमत का ना ये तो बिल है और ना ही हुकूमत इस बिल की किसी इनिशिएशन में जो है वो उसका कोई अमल दखल है। मंगल के दिन जो होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर नेशनल असम्बली का जो है, उसमें वाज़े तौर पे मंगल के दिन प्राइवेट मेंबर डे होता है, प्राइवेट मेंबर के जो बिल्स हैं वो आते हैं। इसी तरह आपने देखा नूर आलम खान साहब का आया, दानियाल साहब का आया, एंड सो फोर्थ। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल था। ये हुकूमत से उनका ताल्लुक तो ज़रूर है कि वो हुकूमती जमात का हिस्सा हैं या उसके एक रुकन है, लेकिन इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि ये कोई हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराया था। इफ़ एनीथिंग मेरे ख्याल से वो खुद एक वकील हैं और उन्होंने समझा कि ये तादाद जो है उसको बढ़ाना चाहिए, और इसमें कुछ ऐसे खुद उनकी सोच थी, है बारीक उन्हीं की सोच थी। मैं क्योंकि हुकूमत का कानूनी अमूर पे तर्जुमान भी हूँ एंड आई एम द गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन लीगल अफेयर्स, तो मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि हुकूमत की जो है ये इंट्रोड्यूस करदा बिल नहीं था। ये एक प्राइवेट मेंबर डे पे था और प्राइवेट मेंबर का ही बिल था जो कि टेकअप भी नहीं हुआ और एडजर्न हो गया। और उसमें पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जजेस की वाक़तन को तादाद बढ़ा दी गई है या बढ़ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात अगर वैसे इनके बिल की मैंने बेयर रीडिंग अगर जो की है, जो प्लेनली मैंने इसको देखा है, तो वैसे एज अ लॉयर अपना पर्सपेक्टिव आपको दे दूँ कि ये अच्छी इनकी तजवीज़ है। 17 से 23 हो जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वैसे ही जुडिशल इंडेक्स पे हम 130वें नंबर पे आते हैं 140-42 में से, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आखिरी नंबर है हमारे सब जुडिशल इंडेक्स के ऊपर, तो उसमें भी शायद बेहतरी आ जाएगी। ऑलरेडी आपके कोर्ट्स जो हैं वो बड़े ओवरबर्डन और ओवरवर्क्ड हैं। उनके पास आम रूटीन के जो केसेस हैं, जो आम सार्फिन को या आम लिटिगेंट को जो रिलीफ फराम करना है या उनके केसेस टेकअप करने हैं, उसका तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि आए रोज जो है एक फ्रिवलेस, वेक्सेशियस और मीनिंगलेस किस्म की जो एक एक्सरसाइज की जाती है, सियासी नोयत के केसेस लग जाते हैं। उस हवाले से भी ये कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं तो वैसे बजाते खुद
मेरा एक पर्सनल टेक है, मैं समझता हूं कि बड़े अरसे से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हमें इंट्रोड्यूस करा देने चाहिए थे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए थे। यहाँ पे तो रूटीन वर्क इतना इफेक्ट हो जाता है कि जजेस 23 साल लोग जेलों में आई अंडरस्टैंड, मैं वो बयान कर भी चुका हूँ जी, मैं वो बयान कर चुका हूँ। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जो रिपोर्ट थी जिसके अंदर परसेंटेज बताई गई थी, केसेस की तादाद बताई गई थी कि 22 लाख के करीब पेंडिंग केसेस हैं और किस तरीके से उस मामले को सही किया जा सकता है।